बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, साराना बोल रहा हूँ। इंक्वायरी कमीशन तो बन गया 6 जजेस के ख़त के बाद और उसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब को दे दी गई है। जिलानी साहब के हवाले से लेके फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और उनके तकर्रुरी के ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे कर रहे हैं और पीटीआई का तो ये कहना है कि हम उन्हें मानते ही नहीं और उनका दावा ये है कि किसी हाजिर सर्विस जज को इस कमीशन का सरबराह बनाया जाना था। अब ये कमीशन जो है बनेगा और इसके बाद क्या इसकी रिपोर्ट्स आएंगी, ये तो एक दिलचस्प किस्सा है क्योंकि पाकिस्तान में आज तक किसी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सच इस तरह पब्लिक नहीं की गई। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के ऊपर बनने वाले कमीशन या उसामा बिन लादेन के कत्ल से लेके अखरोटाबाद, 2 मई, एबटाबाद, लापता अफराद का, चीनी गंदुम अद्वियात के बहरान के ऊपर बनने वाले कमीशन, फिर ब्रॉडशीट, साना साहिवाल, फिर मुहर्रम के दौरान फ़िरका वाराना फसादात के ऊपर बना, फिर सलीम शहजाद एमके वाले जो थे उनके कत्ल पे बना, गोजरा कत्ल के ऊपर बना, सियालकोट के वाक़े के ऊपर बना। पाकिस्तान में लातादाद कमीशन बने और उन कमीशंस के अंदर हुआ क्या, उन कमीशन के रिपोर्ट का अवाम को क्या फ़ायदा हुआ या उन कमीशन की सिफारिशात पे किस कदर अमल किया गया, क्या आज तक किसी मुजरिम का तयन किया गया और अगर मुजरिम का तयन किया गया तो क्या कौम को बताया गया। इस सिलसिले में दिलचस्प बात यह है कि जब इन कमीशन रिपोर्ट्स के लिए उस हासिल करने के लिए कोई सहाफ़ी रब्ता करता है तो उन्हें कहा जाता है कि ये बड़ी हसास नोयत के मालूमात हैं, इसमें इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो फिर अगर पब्लिक ही नहीं किया जा सकता तो इस कमीशन को बनाने का फ़ायदा क्या है। लोगों को जब तक आवाम को यही नहीं पता चलेगा कि हुआ क्या था, ज़िम्मेदार कौन है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, तो आप कमीशन बनाते रहे, बना के उसको डब्बों में बंद करते रहे, कागज़ों में उनको हिस्सा बना के ख़त्म करते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि आप जो मौजूदा सूरत हाल में ये जजेस वाला मामला है ये तो बहुत संजीदा मामला है। ये मैं समझता हूँ कि ये उसामा बिन लादेन के कत्ल से भी ज़्यादा संजीदा मामला है क्योंकि उसामा बिन लादेन एक फ़र्द वाहिद था जिसे अमेरिका ने यहाँ आके मारा, लेकिन यहाँ तो 6 जज पाकिस्तान की जुडिशरी के कत्ल के ऊपर FIR दर्ज करवा रहे और इस पर अब देखना ये कि जो रियासत है वो इस पे कैसे रिएक्ट करती है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने ये कमीशन बनाया जिसकी हुकूमत से तो दरख्वास्त ही नहीं की थी जजों ने। जजों की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट से थी और ये तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट एक हाजिर सर्विस जज को इसकी इंक्वायरी का कहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान अहमद अवैस साहब और अहमद अवैस साहब इन कानूनी मामलात पे एक गहरी नज़र रखते हैं। अवैस साहब, आप समझते हैं कि ये जो कमीशन बना है ये इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कमीशन बनाया गया है ना, मैं तो नहीं समझता कि ये तकाजे पूरे नहीं कर सकेगा। देखिए, ये पहली बात, जैसे आपने अभी अपने इनिशियल जो कमेंट्स किए हैं उसमें बड़ी अच्छी बात आपने की कि अब तक जितने कमीशन बने हैं उनकी रिपोर्ट्स जो हैं फॉर सर्टन रीज़न के जी, वो सिक्योरिटी रीज़न है जी, ये जो डिस्क्लोज नहीं होने हैं, ये सिक्रेसी है और उनको रिपोर्ट साया नहीं की गई। इसी तरह से एवरी पॉसिबिलिटी और मोर पॉसिबिलिटीज कि ये कमीशन की रिपोर्ट जो होगी उसको भी इसी तरह दबा दिया जाएगा और किसी को पता नहीं लगेगा क्या हुआ। तो मेरी गुजारिश तो ये है कि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये मामला ऐसा है कि इसमें कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है, इसके अंदर कोई पाकिस्तान के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचता अगर ये डिस्क्लोज कर दिया जाए, बल्कि फ़ायदा होगा। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि पहले वो एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, पूरे पाकिस्तान के जितने सुप्रीम जुडिशरी के जज साहबान हैं, चारों सूबों के और सुप्रीम कोर्ट के, इन सब के ऊपर मुश्तमिल एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाई जाए अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में और उसके अंदर उनसे फ्रैंकली पूछा जाए बिल्कुल कि आप खुले दिल से, आपको पूरी सिक्योरिटी, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, हर एक जज बताए कि वो कितना अंडर प्रेशर आया है, किस किस्म का दबाव डाला गया है, नहीं डाला गया है। वैसे मैं आपकी कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ।
3 दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता रहा, और अगर हुकूमत की सर हिदायत पे ही कमीशन बनना था तो ये 3 दिन इजलास क्या करता रहा? यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यही तो यहाँ पे ये कौम को फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं आपके सामने यही बात करने लगा हूँ। असल मसला ये था कि 6 जजेस की कंप्लेंट है। अगर ये जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाएगा ना तो ये 600 कंप्लेंट्स आ जाएंगी जज साहबान की पूरे पाकिस्तान में से, और फिर इनको चाहिए उसके बाद ये पूरा फुल कोर्ट ओपन प्रोसीडिंग करें। अगर हर केस की ओपन प्रोसीडिंग कर सकते हैं तो इसकी क्यों नहीं करेंगे? पूरा दुनिया देखे, पूरा पाकिस्तान देखे कि ये सुप्रीम कोर्ट एक ओपन प्रोसीडिंग कर रहे हैं, और वहां पे जो मुलविस पकड़े आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियारात भी हैं कि वो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। उसका मतलब है कि वो किसी मामले के डीप डाउन उनके अंदर प्रॉब कर सकते हैं, पूरी फुल इंक्वायरी खुद कर सकते हैं, और उसके बाद वो इंक्वायरी करने के बाद वो उसको कंप्लीट जस्टिस भी कर सकते हैं। आर्टिकल 187 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है। तो आर्टिकल 184 के 3 के तहत वो ये सब काम हो सकता है, और ये आर्टिकल आयन के अंदर इसलिए रखे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दी गई है। तो अगर उसको एक्सरसाइज नहीं करना आपने प्रॉपर तरीके से, और वो उन्हीं के फुट, अगर शहबाज शरीफ के फुट डाल देना है तो शहबाज शरीफ की हिस्ट्री क्या है? आप ये भी तो देखिए ना कि शहबाज शरीफ जो है एक क्लोनल मैंडेट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बने में झूठा ओथ उठाया हुआ है उन्होंने, और उसके अलावा इसके सभी कॉन्स्पिरेसी में पहले मुलविस रह चुके हैं। आपको अगर हिस्ट्री वैसा क्या आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को मुलाकात करनी चाहिए थी वज़ीर आज़म से? क्योंकि जो इल्ज़ाम है इदारों पे वो तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के निगरानी में काम करते हैं ना। रियासत के सरबराह तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में वज़ीर आज़म होते हैं, तो इल्ज़ाम तो उनके ऊपर आता है कि उनके नीचे जो अमला है या इदारे हैं ऐसा कर रहे हैं। तो वो जाके खुद चीफ जस्टिस से मिले हैं और इतला दिया कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं हम आपसे इस पर ताउन करेंगे। तो क्या आप इसे इखलाकी तौर पे या आइनी तौर पे आप समझते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए थी? आपने ये मेरी आधी बात छीन ली। मैं यही कहना चाह रहा था अभी आगे। बिल्कुल मैं ये इसके हक में नहीं हूँ, किसी सूरत की मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है ये क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए एक झूठे मैंडेट के जरिए आके झूठा ओथ लेके प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, और ये तो चाहेंगे कि हशब कर दें, ये मिलिट्री पावर वाले असूल के ऊपर इसको दबा दिया जाए, और पीछे इसके वो जो एजेंसीज हैं वो ही एजेंसीज पता लगेगा कि ये रिगिंग के अंदर भी अंडर सम इंस्ट्रक्शन वही काम कर रही थी। तो ये तो बहुत बड़ा एक इशू है जो बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान के ये सिस्टम को हिला के रख देगा। लेकिन इससे एक नया सिस्टम इवॉल्व होगा अगर ये बात स्मूथली कर ली जाए, और सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल जुडिशली इस मैटर को टेकअप करे और इंसाफ के तकाजे पूरे करता हुआ करे और लिहाज ना करे किसी का। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो अगर फ़र्ज़ करें कि ये जुडिशल कमीशन बन जाता है तो क्या जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो इदारों के सरबराहों को बुला सकेंगे? लाइक जिन इदारों पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऐसा किया, कि उनके सरबराहान को ये बुला सकते हैं आइनी तौर पे? बिल्कुल भी नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि ये कमीशन जो बनेगा ये तो वो 1956 के एक्ट के तहत बनेगा, जिसमें एक जो कमीशन जो होता है उसकी अथॉरिटी जो है वो एक मजिस्ट्रेट पावर से ज्यादा नहीं होती। ये किसी को भी नहीं बुला सकेंगे। ये तो एक ये और इंतहाई अच्छे आदमी हैं, जैसे तसद्दुक जिलानी साहब इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी हैं, बड़े अपराइट और आज किरदार के जज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। और ये सारी चाल जो है ये इनकी खेली हुई है, आगे भी इनकी इस किस्म की मूव्स ने और चालों ने और ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान्स ने पाकिस्तान को तबाह किया है, और अब फिर ये उसी में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फंसा दिया है। ये किसी सूरत का नाकामी भी होगी और हसीलत उठाना पड़ेगी, और 6 जजेस के ऊपर उल्टा इल्जाम लगाए जाएंगे, और ये बड़ा नुकसान होगा। पूरे मुल्क के जुडिशरी जो है वो अलार्म हो जाएगी। ये मामला इतना खत्म होने वाला नहीं, इनका ख्याल है कि ये आशब हो जाएगा, ये दब जाएगा, ये कभी नहीं दबेगा।
जो बड़ा सीरियसली टेकअप करने वाला इशू है। ये हर चीज जुडिशियल कमीशन के साथ आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ होगा? वुकला की बड़ी तंजीमें जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बार, ये तो सारे इस कमीशन के साथ खड़ी हैं। वैसे खड़ी रहे, वो तो वो उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है? जो लोग खड़े हैं, जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, जो बार इंडिपेंडेंट हैं, वो तो मुखालफत कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट बार एक इंडिपेंडेंट बार है, 150 साल की उसकी हिस्ट्री है, सबसे पायनियर बार है और सबसे मजबूत अंदाज में उन्होंने हमें लॉ के लिए काम किया है। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल के हाथों में है सब, आप भी जानते हैं इसको। अच्छा सर, एक सवाल और, तो आपने जैसे अभी कहा कि जस्टिस जिलानी जो हैं एक सीजनल कानूनदान हैं, उनके वो हवाले से सोशल मीडिया पे इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं कि उन्होंने माजी में मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत रिलीफ दिया। तैयारा केस में भी उनकी नाअहली ख़त्म करने वाले बेंच में भी वो शामिल थे। 2017-11 के अंदर भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म किए और तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने में वो केसेस बड़े मुआविन साबित हुए। तो एक उनकी नून लीग से अटैचमेंट भी जो है उसका इल्ज़ाम भी सामने आ रहा है। 2017 में भी कलभूषण यादव वाले केस में वो आलमी अदालत इंसाफ में एडहॉक जज थे। तो क्या ये अफिलिएशन जो है ये खुद कमीशन की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं करती? जी दुरुस्त है, ये आपने जो फरमाया ये बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इनको डिनाई तो किया नहीं जा सकता। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर नहायत अच्छे आदमी, शरीफ आदमी हैं, और क्योंकि ये पुरानी हिस्ट्री सारी मौजूद है तो अपने आप को इस स्पेस के ऊपर एक ऑनरेबली रिटायर्ड हुए हैं चीफ जस्टिस, वो उनको चाहिए, उनको भी नहीं चाहिए वैसे। और ये कमीशन बिल्कुल नामुनासिब है और ये इस मामले को और इसके ऊपर ये हवा देगा। ये मेरी बात लिख लीजिए, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने इस ख़बर की तरदीद की है कि चीफ़ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। तो ये क्या एक्सटेंशन वाला मामला है कि क्या वाकई ही ये ख़बर की तरदीद बनती थी और हुकूमत को तरदीद क्यों करनी पड़ी है? ये बात ये सर्कुलेट तो कर रही थी, जो है इस वजह से रखी है उन्होंने तरदीद की हो, क्योंकि ये एक्सटेंशन जो है ना, ये चीफ आर्मी स्टाफ की तरह की एक्सटेंशन नहीं होती। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं हो सकती एक्सटेंशन। और ये इसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है, इसलिए ये एक्सटेंशन मेरा ख्याल है कि तारड़ साहब ने ये बात की है तो ठीक की है कि ये ऐसी इंटेंशन नहीं है इनकी। जहाँ तक शहबाज और नवाज ग्रुप का ताल्लुक है, इस फैमिली का ताल्लुक है, ये तो हर बुरी से बुरी हरकत कर जाएंगे। लेकिन बहरहाल सारी चीज़ें इनकी क्यों बातें जो है पूरी नहीं होंगी। एक और ताकत बड़ी भी मौजूद है तो जो पाकिस्तान को करने वाला है। तो ये हमें सामने एहतियात बहुत करनी पड़ेगी और बहुत करनी चाहिए। इसका एक ही हल है कि कोई कमीशन जो है ना बनाया जाए और कन्वेंशन करके सबकी कंप्लेंट्स लेकर फुल कोर्ट बने, फुल कोर्ट इसके ऊपर काम करे और इसको सीरियसली टेकअप करे और यहाँ पे बिला खौफ ये काम करे। अगर चीफ साहब ये काम नहीं कर सकते हैं और इसी तरह से उन्होंने जाके हुकूमत के साथ बैठ के ये बातें करनी है तो फिर इसका मतलब है कि वो अदलिया की आज़ादी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और हम तो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की जो है अमलदारी वो हो और जो जजेस हैं, जुडिशरी है, वो आज़ादाना फ़ैसले करे, इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करे। वो किसी को रिलीफ ना दे, किसी को कोई छूट ना दे, बल्कि इंसाफ दे। और इंसाफ तभी मुमकिन हो सकता है जब जजेस जो हैं वो किसी दबाव के बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दें।
जो हालात हैं, जिस तरह 6 जजेस ने ख़त लिखे हैं, वो तो बहुत खौफनाक किस्म के मामलात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। और उसके लिए बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट, चूँकि ये उनके अपनी क्रेडिबिलिटी का मसला था, वो अपने तौर पे इन चीज़ों की तहकीकात कराती। एक जिलानी साहब का करियर बहुत शानदार है, बड़े नफीस इंसान हैं, लेकिन उनके हवाले से मुस्लिम लीग नून के साथ माजी में कुछ अटैचमेंट्स भी जो हैं वो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे। तो इन हालात में बेहतर ये होता कि कोई ऐसा जज लिया जाता जो हाजिर सर्विस होता और जो गैर जानिब से दबंग अंदाज में इस मामले की तहकीकात करता, क्योंकि कौम ये चाहती है कि इसकी तहकीकात और सामने भी आएँ। जैसे मैंने आपको बताया कि तारीख के इतने बड़े बड़े कमीशन, हमूदुर रहमान कमीशन, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कमीशन हो, उसामा बिन लादेन के कत्ल का हो, मेमो गेट हो, मेहरान गेट हो, ब्रॉडशीट हो, साने साहिवाल हो, अंगूरी अड्डे वाला केस हो, शिया सुन्नी फसादात वाला केस हो, चीनी, आटा, घी की तहकीकात का केस हो, कोई कमीशन आज तक आवाम को ये बता नहीं सका कि उनके साथ ये हाथ कैसे हुआ। तो इन कमीशंस का फ़ायदा ही क्या अगर वो आवाम तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे बात करता हूँ। अदालती फ़ैसले सियासी जमातों के ख़िलाफ़ जो हैं वो आते रहते हैं और तमाम जमातें किसी न किसी वक्त में अदालती फ़ैसलों पर एहतजाज करती नज़र आती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख़ देखी जाए तो जितने अदालती फ़ैसले पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आए और पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ आए, शायद किसी एक जमात के लिए इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हमेशा अदालतों ने खुले दिल का मुजाहरा किया। माजी में भी जब उनकी हुकूमत ख़त्म होती थी तो अदालतें बहाल कर देती थी और बहुत सारे मौक़ों पे जुडिशरी ने ये साबित किया कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है। इतवार को अदालतें खुलती रही। उसके बाद अब ताज़ा तरीन में तो अदालतों ने अपनी मोहब्बत की इंतहा कर दी और मियां साहब के तमाम केसेस जो हैं वो चुन चुन के ख़त्म कर दिए। जबकि दूसरी जानिब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतों के ख़ात्मे, उन फिर आसिफ़ अली ज़रदारी के ऊपर 10 साल तक एहतसाब के नाम पर जिस तरह उन्हें जेलों को भुगतना पड़ा और जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ माजी में ज़ियाउल हक़ के दौर में उनके कारकुनों के साथ अदालती या फ़ौजी अदालतों के ज़रिए जो कुछ हुआ वो एक हिस्ट्री है। पीपल्स पार्टी इस जुडिशल कमीशन के हवाले से क्या नुक्ता नज़र रखती है और अदालती निज़ाम के हवाले से क्या नज़र रखती है, इस के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा कादिर खान मंदुखेल साहब। मंदुखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने इंट्रो आपने सुन लिया होगा, तो ये क्या वजह है सर कि अदालतों पे कुछ इस तरह का तासुर बनता है जैसे पंजाब की अदालतें मियां साहब के साथ खड़ी होती हैं, KPK में PTI को रिलीफ मिल रहा होता है। ये क्या सर, जुडिशरी क्या सूबों के मुताबिक सोचती है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जब एक निज़ाम का बुनियाद भी गलत रखा गया होगा तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? आपको याद हो पिछले असम्बली में मैंने एक बिल पेश की है कौमी असम्बली में, जहां मैंने अर्ज किया था कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू टेस्ट लेते हो, जात नस्ल डोमिसाइल पूछते हो, जबान पूछते हो, और एक हाई कोर्ट का जज जिसके पास फांसी के इख्तियारात होते हैं वो आप डायरेक्ट लेते हो। और उस बिल को दोनों हुकूमतों ने टालता रहा। और आपको माजी में याद होगा जहाँ 18वीं तरमीम आई थी और 18वीं तरमीम को उसके बाद जब वो जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आ गई है तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त की हुकूमत को धमकी दी थी कि अगर आप ये जजेस का अपॉइंटमेंट हमारे हाथ में नहीं देंगे तो हम ये पूरा का पूरा 18वीं तरमीम उड़ा देंगे। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब एक बुनियाद भी गलत है किसी अदारे की तो उसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैं तो ये मुतालबा करता हूं कि जुडिशरी को पूरा का पूरा को इस्तीफा देना चाहिए और हुकूमत को और सियासी लोगों को, जो आपने हिस्ट्री बयान की है, सियासी लोगों को एकजा होके एक ऐसा निज़ाम शफाफ होना चाहिए कि न किसी के फेवर करे न किसी से इंतकाम ले। मगर फिर यही जुडिशरी है जब एक डिप्टी कमिश्नर को वो नचवाते हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद की गलियों में,
और फिर एक इंस्पेक्टर आता है और उनके सामने वो झुक के और उसके हुक्म के गुलाम भी होते हैं और उसकी बातें भी मानते हैं और फिर खत पे खत लिखते रहते हैं कि भाई हमारा साथ ये हो रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया कि इन 6 जजेस ने अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मार के और इस जुडिशल निजाम को जो दुनिया में 139 नंबर पे हमारे जुडिशरी उसको हमेशा हमेशा के लिए इस निजाम को खत्म करने के लिए दावत दी। अब चूंकि हुकूमत ने कमीशन बना दी है, अब कमीशन में यकीनन अगर आप मुझे धमकी दे या मैं आपको धमकी दूं तो हमें साबित करना पड़ेगा कि फलां टेलीफोन नंबर से फलां नंबर पे इतना बजे इतना तारीख को फलां ने मुझे धमकी दी और मुझे ये कहा गया। तो क्या इन जजेस में ये हिम्मत होगी कि अब कमीशन के सामने ये सारी हिस्ट्री बयान कर लें? मंदुखेर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जजेस के तो हिम्मत है तो उन्होंने खत लिख दिया और जाहिर है वो जज हैं, उन्होंने लिखने से पहले इसके असरात, इसके बाद आने वाले दबाव सब कुछ सामने रखा होगा। उन इस खत का किसी जमात को सियासी फ़ायदा होना वो दूसरी बात है, लेकिन आप चूँकि इस सिस्टम का एक हिस्सा हैं, बहुत पुराना है, बहुत पुराना सियासी कैरियर है आपका, तो क्या जो ये ख़त है आपकी मालूमात के मुताबिक ये ख़त इर्रेलेवेंट है? क्या ऐसा होता नहीं है या ये जजेस ने एग्जैजरेट कर दिया है ये मामले को? देखिए, ये खत को मैं उसको मैं वो कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ कमिश्नर रावलपिंडी के बयान से, जो खड़ा हो गया और उसने ये कहा कि मैं इस निज़ाम को और ये सारा जो है हमसे गलत करा गया है जो MNA MP जीते थे। और फिर चंद दिन बाद वो मजबूर हो गया और उसने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं जज्बात में आ गया वगैरह वगैरह। इन जजेस ने तहरीक इंसाफ के साथ गठजोड़ की वजह से ये खत लिखे गए और उसका वाज़ेह सबूत ये है, यहाँ जहां उन्होंने सैकड़ों केसेस किए का फैसला दिए होंगे, किसी का जिक्र नहीं किए, यहाँ तक कि 4 लाख मुलाजमीन का सर कलम कर दिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जो कि आइन के आर्टिकल 69 जहां कोई जज कोई अदालत असम्बली किसी प्रोसीडिंग्स में वो मुदाखलत नहीं कर सकते हैं, वो कमेटी का इंचार्ज में था, चेयरमैन में था, जो फैसले मैंने मेरिट पे दिए थे। 72 इजलास में कोई इजलास 10 घंटे से कम नहीं था, नादरा का इजलास 17 घंटे जारी रहता और तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा कौमी असम्बली के मेंबर मेरे साथ मेंबर थे और उसके बावजूद उन्हें उड़ा दिए। फिर उसके बाद जब वो बेंच बना था अपील का और उस अपील में यही जज साहब मौजूद है जो जिसमें मियां गुल औरंगजेब साहब है, जो माजी के यानी से पहले वाले खत में उसका नाम है और मौजूदा वाला खत में उसका नाम नहीं है। लगता है कि वो उनके जुडिशरी ठीक हो गई है। और फिर उसके और ये जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब है जो इस खत में मौजूद है 6 लोगों में, वो इस बेंच का हिस्सा है। आप इनका रवैया अदालत में देख लें, ऐसा लग रहा है कि सामने वकील सालीम सब के सब गुलाम और चपरासी इनके बैठे हुए, ये बेबियर है इनका। और फिर ये खत में जो जहां सैकड़ों केसेस उन्हें किए होंगे किसी का जिक्र नहीं किया है, वहां सिर्फ बानी PTI का जिक्र किया, तो इससे क्या मतलब? और फिर PTI के लोग एकदम खड़े हो जाते हैं मुख्तलिफ मीडिया फोरम पे, भाई आपका क्या काम है? एक जज को पर्सनल धमकी मिली है, उसने जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, आपका इससे क्या वास्ता? लेकिन वास्ता उसका है क्योंकि वहां सिर्फ एक ही शख्सियत का जिक्र किया है, बाकी किसी केस के। तो मैं आप ये समझते हैं कि ये जो खत लिखा गया है एक्चुअली इसके पीछे सियासी मुहर्रक है और PTI से मोहब्बत है इन जजेस की? मोहतरम, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक जज केस करता है और सालों से धमकियां मिलती है, वो किसी केस का जिक्र नहीं करता है सिवाय बानी PTI का। तो इससे क्या मतलब? और PTI वाले एकदम भड़क उठते हैं और फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, इस वजह से कि बेंच बनाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और फिर बेंच में अगर जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो उसके जरिए होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मेरी कमेटी की हम प्रोसीडिंग चलाते थे, अगले दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी सारी प्रोसीडिंग को अपनी अदालत में गैर जरूरी तौर पे किसी और केस में हवाला देते हैं कि एक असम्बली की एक कमेटी बनी है जो कि पैरेलल अदालत की तरह काम चीफ जस्टिस कौन थे मंदुखेर साहब उस वक्त? ये अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो ये जिक्र करता था बाकायदा अपनी बेंच में कोर्ट में, जहां किसी और केस में वो अपनी जो वो नहीं होता एक लिहाज से जो ये लोग रिमार्क्स देते हैं या उसको आप आम अल्फाज में डायलॉगबाजी कहो, तो वो ये कहते थे। तो मैंने जवाब में ये कहा कि जनाब, जहां आपका जुडिशल सिस्टम दुनिया में 139 नंबर पे है,
जहां दादा केस करता है तो पोता चलाता है। तो इस वजह से असम्बली के मेंबरान को उठना पड़ेगा, जहां 1-2 घंटे के अंदर हम ये सारे फैसले करते हैं। और 4 लाख मुलाजमीन के अलावा जो हमने सीनियरिटी की लिस्ट हमने तैनात की है, फ्रेम आउट की है, और जहां हमने जो लोगों के जो 50,000 से ज्यादा लोग निकाले गए गैर कानूनी तरीके से, उसको बहाल किए। ये सारी चीजें इनको बुरी लग रही है। अच्छा मंदुखेल साहब, ये बताइए कि अब ये कमीशन बन गया, आप जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब को जानते होंगे, तो क्या ये कमीशन क्या कुछ प्रूव कर सकेगा, कोई चीज़ें आवाम तक शेयर हो सकेंगी, ये कमीशन इतना ताकतवर है कि ये मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों को बुला सकेगा? और अगर नहीं बुला सकेगा तो फिर ये क्या है, कागज़ों का एक नया बंडल बनने जा रहा है? अच्छा, आप मुझे एक बात बता दें कि अगर ये कमीशन के अलावा मुझे 30 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, इसके अलावा चारा क्या है? जुडिशल काउंसिल को जजेस ने खत लिखा है, इनको ये भी नहीं पता कि वो जुडिशल काउंसिल जो ना इस इशू को उठाने के उनके पास इख्तियार ही नहीं है। उनके पास सिर्फ इख्तियार ये है कि कोई जज कोई मिसकंडक्ट में मुलव्वस हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई में ये जुडिशल काउंसिल फैसला करती है। चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच वो भी इस चीज नहीं रखते हैं कि वो इन चीजों की जो ना वो सो मोटो एक्शन तो लिया जा सकता है ना। माजी में तो पानी के गदला आ रहा है तो उस पर भी लिया गया, तो इतना बड़ा एक सीरियस किस्म का मसला है, तो इस पे कुछ नहीं हो सकता था? मोहतरम, माजी में जो ड्रामाबाजी थे सबका चीफ जस्टिस, वो तो शराब की 2 बोतलों में भी सो मोटो लिया था उसने। वहाँ तो गैर जरूरी कहाँ पे भी ऐसे सो मोटो लिए, वहाँ तो एक ड्रामाबाजी थे और एक अदाकारी थी, जो वो मरीज के कमरे में घुसते थे या किसी जज के कमरे में घुसते थे और उसे मोबाइल लेके पटाख देते थे। ये ऐसे सेशन जज भी मौजूद है कराची में जहाँ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार घुसे थे। सवाल ये है कि वो तो एक अदाकारी थी जो करते थे, लेकिन उसके कोई इख्तियार नहीं है इनके पास इस तरह के केसेस के। अब आप आइए बात मैं आपको छोटा सा मिसाल देके सुनाना चाह रहा हूँ। अब और खुदा न खास्ता मैं आपको कोई धमकी दूं और आप किसी फोरम पे दरखास्त दे, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कादिर खान मंदोखेल ने फलान नंबर से फलान नंबर पे इतने बजे इतना तारीख को ये धमकी दी है, और उसकी बकायदा रिकॉर्डिंग जो है ना वो मुताल्लिका अदारों से, मोबाइल कंपनियों से लेना पड़ेगा, फॉरेंसिक करना पड़ेगा। ये होती है एविडेंस, उसके बाद साबित होता है। लेकिन सवाल मैं ये कहता हूँ, जहां उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नचवाया था इसी बेंच ने, इसी जजेस में से, वहां वो ये बता दे कि एक इंस्पेक्टर का जिक्र आप कर रहे हो जिसका नाम भी लेते हुए आपकी जो ना सांस निकलती है, तो वहां आप उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नोटिस। ठीक है सर, मैं मंदोखेल साहब फिर अपने सवाल पे आता हूँ। मैंने जो आपसे सवाल किया कि जो ये कमीशन है क्या इतना फ़ाल होगा कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए जिन पे इल्ज़ामात आ रहे हैं उन्हें तलब कर सके? देखिए, कमीशन के पास यकीनन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनका एक इख्तियार है कि कमीशन तैनात करे। अब कमीशन का काम किया है, जजेस बुलाएंगे और उनको ये बताएंगे कि भाई आप बताओ कि आप किसने धमकी दी, कितना बजे दिए, किस वक्त दिए, किसके सामने दिए, किस नंबर से किस नंबर पे दिए। अब अगर वो नहीं आते जजेस तो कमीशन रिपोर्ट बनेगी कि ये सर नहीं, मेरा सवाल फिर मैं आपसे दोहराता हूं मंदोखेल साहब, मेरा सवाल ये, आप जजेस पे अड़ गए, इन 6 जजेस के ऊपर आप अड़ गए हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो जजेस ने तो लिख दिया, वो आ भी गए, उन्होंने कोई इल्ज़ाम भी अपने सबूत दे दिए, तो क्या फिर वो जो कमीशन है वो इतना तगड़ा है कि वो इदारों को, जिन इदारों पे इल्ज़ाम है उनके सरबराहान को तलब कर सके? वो मैं आप छोड़ दें वो उन 6 जजों को, मैं तो आपसे ये वाला सवाल कर रहा हूँ। देखिए, बात तो वही आ रही है घूम फिर के, आपका टॉपिक ही ये 6 जज है तो मैं घूम फिर के इसी पे आऊंगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे कमीशन पे बात करना चाह रहा हूँ ना, मैं तो आपसे कमीशन पे आपके आउटपुट ले रहा हूँ कि क्या कमीशन ऐसा कर सकेगा? अगर फर्ज करें कि ये झूठे भी हैं। आपकी सुन लो मोहतरम, आप मिक्सअप ना करें। हाँ, आपके सुनने वाले सुन रहे हैं, मैं और आप क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपका सवाल ये है कि इन जजेस ने कह दिए, अब इन जजेस की स्टेटमेंट के ये बगैर कमीशन एजेंसियों के सरबराह को बुला ले, आपका यही सवाल है? नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि ये जज आगे अगर ये कुछ सबूत दे देते तो फिर व्हाट नेक्स्ट? क्या जस्टिस जिलानी साहब फिर क्या कर सकते हैं? मैं तो आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं कि वो अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, गलत हैं, वो अपने आप को साबित करेंगे, लेकिन जिन पे इल्जाम है उनके लिए वो क्या करेंगे जस्टिस जिलानी साहब?
हाँ हाँ, अब आप बिल्कुल, आपका सवाल ठीक है। अब एक जज ने अगर ये कह दिया कि मुझे फलां एजेंसी के कर्नल जनरल जिसका भी नाम ले उसने मुझे धमकी दी है, ठीक है। अब धमकी, उसका स्टेटमेंट आ गया, टेलीफोन नंबर आ गया, वक्त, तारीख, टाइम सब आ गया। अब आपका सवाल ये है कि क्या कमीशन उस सरबराह को बुला सकती है? बिल्कुल बुला सकती है। जनरल फैज हमीद को भी बुलाया था, वो कि वो नहीं आता पिछले कमीशन में, मगर उसका जवाब जो सवालनामा था वो आ गया। अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए भी फर्ज करें कि मिसाल वो नहीं मंदुखेल साहब एक रिटायर्ड जज को नहीं बुला सका कमीशन, तो हाजिर सर्विस को बुला लेगा? अब मुझे जुमला तो कंप्लीट होने तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक जज ने स्टेटमेंट दे दी कि फलां कर्नल जनरल ने मुझे धमकी दी है, इस नंबर चाहिए था। अब कमीशन की जो जज सरबराह है वो खुद एक ऐसे जज है जिसका खुद पीटीआई ने उसका नाम वज़ीर आज़म के लिए रिकमेंड किया था। नंबर एक बात तो एतबार तो करना चाहिए बजाय पीपल्स पार्टी या नून लीग उसको सब ज्यादा। अब अगर वो कमीशन का सरबराह किसी जनरल कर्नल को खत लिखता है या नोटिस लिखता है, वो अगर नहीं आता है तो फिर कमीशन जो ना वो ये कर सकती है कि चूंकि फलां जज ने ये बयान दिया था, फलां शख्स जो ना वो गलती है, लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमीशन उसको यानी एक तरफा कार्रवाई कर सकते हैं। मिसाल आपके खिलाफ थाने में केस है, आप नहीं जाओगे तो थाने वाले एक तरफा कार्रवाई करेंगे। कमीशन नहीं आता है बंदा तो उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करेंगे। ठीक है मंदुखेल साहब, अब जरा थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ पीपल्स पार्टी की सियासत के मुबारक हो, आसफा भुट्टो साहिबा भी पार्लियामेंट का हिस्सा बन गई और पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नस्ल का एक और नौजवान जो है वो पार्लियामेंट में आ गया। तो क्या आसफा आने वाले दिनों में कोई उन पे जिम्मेदारी भी मिल सकती है, कोई बड़ी, जिससे वो अपने कैरियर का आगाज़ करें? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको और तमाम सुनने वालों को मुबारक हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में असम्बली में मौजूद है और बीबी शेख की शक्ल में, जिसे हमें अक्सर बेनज़ीर कहते हैं, आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा असम्बली में आ गई है। लेकिन इनका कैरियर आज से शुरू नहीं हुआ है। खुद मेरे हल्के NA 242 बल्दिया टाउन में आसफा बीबी मेरे इलेक्शन कैंपेन में आई थी रैली की सूरत में, और न सिर्फ मेरे हल्के में आई थी बल्कि पाकिस्तान भर में जहां जहां पॉसिबल हो सका वो आ गई है और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ली है। तो इसका मतलब ये नहीं है, और इससे पहले जब हम अपोजिशन में थे PTI के दौर में, उस वक्त भी मुल्तान उसको लगा भी था। आपको याद है उडरौन मामले में वो जख्मी भी हुए थे, मैं खुद मौजूद था उस रैली में और गाड़ी में, ठीक है। तो वो उसने अपने सियासी जो जदोजहद का आगाज वो कर चुकी है और बड़ी खूबसूरत तरीके से। अच्छा सर, क्या बेहतर ना होता मंदुखेल भाई के वो इलेक्शन लड़ती, उनके मुखालिफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे अगवा कर लिया गया, मुझे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दी गया, PTI के कैंडिडेट का इल्ज़ाम है। अच्छा, अब आप एक बात मुझे बता दें, थोड़ा सा सब्र से मेरी सवाल जवाब सुनते हुए। एक PTI, ये कोई भी मेंबर हो, कोई भी कैंडिडेट हो, वो अगर कागज जमा करते हैं इलेक्शन के लिए, तो उसको अगर बिलफर्ज आप ये कर ले कि उसको अवॉर्ड कर लिए, कागज रिटर्निंग अफसर के पास मौजूद होते हैं और फिर मौजूद होते हैं, तो वो कैसे वापस हो गए, पहली बात। और वापस हो गए तो किसके कहने पे हुई है, किस तरह हुई है, वो सारे एविडेंस जैसा भी हम 6 जजेस के बाद डिस्कस कर रहे थे, सबूत देने पड़ेंगे। दूसरी बात ये, PTI का वहां जो हमेशा लड़ता था, पिछली मरतबा भी 1,08,000 वोट से आसिफ अली जरदारी साहब जीते थे, शेर मोहम्मद रिन साहब उसका नाम है, ठीक है। और उसके बाद वो पहले मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था, अब वो PTI कैंडिडेट है। वो उनके कागज रिजेक्ट हो गए हैं, उसने अपील तक नहीं की है। उसके बाद दूसरे लोगों ने जब की है, जहां 3 लोग जो ना क्वालिफाई हो गए थे, उन तीनों ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अब एक शख्स जिसका नाम गुलाम मुस्तफा रिन साहब है, जो PTI का कैंडिडेट था, वो कहते हैं मैं कैंडिडेट था, उसके भी पेपर रिजेक्ट हुए थे। अब शख्स के रिजेक्ट हुए को अगवा क्या जरूरत है? और फिर अगर ये इलेक्शन जो है ना वोट के जरिए भी होता, बिला मुकाबला भी नहीं होता, तो इस इलेक्शन तो पहले 1,08,000 वोट से आसिफ अली जरदारी साहब जीत चुके थे, तो क्या आसफा बीबी हार सकते थे वहां पे? और वो भी उस हल्के से जहां सदर पाकिस्तान का हल्का है, जहां वो शहीद रानी की बेटी है, वो हार सकती है। तो ये मुखालिफिन का एक ड्रामा है और वो ड्रामे की जारी बात है, कोई ना कोई इशू उन्हें उठाना करता है, जैसे ये जजेस का इशू उठाया या इस तरह आसफा बीबी का। आप मुझे बता दो कि कोई छोटा सा आदमी भी हो, वो दस्तबरदार नहीं रहना चाहते तो कैसे दस्तबरदार होगा? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब
कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक के बाद आते तो फिर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और IMF को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए हुकूमत अब इस बात पे राज़ी हो गई है कि वो छोटे दुकानदारों को और थोक फरोशों को टैक्स नेट में लाए, और इसके लिए खुसूसी तरीक़ेकार का नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। और ये ताजिर दोस्त स्कीम पड़ी। कौन सी ताजिर दोस्त स्कीम होगी जिसमें ताजरों पर टैक्स लग रहा है? पाकिस्तान में तो कोई ताजर उसको दोस्त नहीं मानता जो उस पर टैक्स लगाता है। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है 1 अप्रैल से, यानी सुबह से शुरू हो जाएगी, और ये कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में शुरू होगी। 30 अप्रैल तक ये ख़त्म हो जाएगी। 1 माह के अंदर इसे ख़त्म करना होगा, और जो टैक्स वसूली है वो जुलाई से शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब। रज़ी साहब वैसे तो सियासत के ऊपर तबसरा करने के बेताज बादशाह हैं, लेकिन जो इक़्तिसादियात और मईशत है, रिजवान रज़ी साहब का तोती उसमें भी बोलता है। और मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ उनके जो इकनॉमिक्स के ऊपर उनकी जो ग्रिप है उसके ऊपर। तो मैंने कहा रज़ी साहब से पूछें कि रज़ी साहब, ये जो 1 माह में रजिस्ट्रेशन होगी, इसके बाद 1 जुलाई से इतलाक़ होगा, तो चांद गहन कुत्तों पे भारी होता है, और खीरते अवाम दे उत्ते ही सारा कुछ पै जाना है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा टैक्स नहीं है, मेरा ख्याल है ये अशक शोई है। अच्छा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि 6 शहरों के अंदर, पंजाब के 6 शहरों के अंदर ये रजिस्ट्रेशन होगी, और 1200 रुपया साल का टैक्स, यानी 100 रुपया महीना। और अगर आप देखें तो तकरीबन 3.25 रुपए रोजाना का जो टैक्स है वो कोई टैक्स नहीं है, ये तो मजाक है ना। मतलब इसार राना साहब को जो तनख्वाह मिलती है, जब वो साल के आखिर में कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से 12 से 15%, बल्कि बाद सूरतों में 20% जो है वो टैक्स की शक्ल में कट चुका होता है। अच्छा रज़ी साहब, यहाँ बात 1 मिनट में थोड़ी सी अपनी इस्लाह के लिए, 12 से 15% तो ये कट जाता है, और जो बाकी टैक्स हम वैसे दे रहे होते हैं, पानी पे, बिजली पे, सड़क पे चलते हुए, सांस, वो अलहदा हैं। वो अलहदा है। ये तो जब वो पैसे मुझे मिलने हैं या पैसे मेरे भाई इसार राना को मिलने हैं, उसके ऊपर जो उन्होंने पहले ही काट लेना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो जब आप घर से निकलेंगे फिर कोई चीज लेने, जो भी चीज आप पेट्रोल डलवाएंगे तो उसके ऊपर भी टैक्स देंगे, तकरीबन कोई 56 रुपए के करीब। तो आपको आज तक हुकूमत वजाहत नहीं कर सकी कि ये किस चीज का टैक्स है, ठीक है ना, पर लीटर। तो मेरा मतलब है कि ये ज्यादती अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहनी चाहिए। लेकिन ये देखें, आपको पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका के मजे देती है आपकी हुकूमत। आपको पेट्रोल उसी निरख पे मिलता है जिस निरख के ऊपर अमेरिकन को मिलता है। अच्छा। बल्कि बाद सूरतों में उनसे महंगा मिलता है। अच्छा। और अभी भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, तरक्की तो कर चुका है। ठीक है। अच्छा, ये इस हवाले से ये जो 6 शहरों में लगाया जा रहा है, मेरा ख्याल है थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है। या तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कम से कम जिलाई लेवल तक तो होना चाहिए ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। और इस वक्त सिर्फ पंजाब में 36 के करीब अजला हैं, तो वहां पे होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारी ट्रेड जो है ना, वो हमारे टोटल जीडीपी का कुछ 16% बनती है, और ये हमारे ट्रेडर जो हैं वो टैक्स नहीं देते। असल में होता क्या है? होता ये है कि ये जो ट्रेडर है ना, बड़े बड़े, जिनकी रोजाना की करोड़ों की सेल है, जिनकी 250-250 दुकानें हैं और टीवी चैनल्स भी हैं उनके, जिनके होटलों की चेन भी है, उनके ऊपर जब टैक्स की बारी आती है ना, तो वो ये छोटे टैक्स वालों गुजार दुकानदार जो होते हैं ना, जो बेचारे गली मोहल्ले के अंदर बैठे होते हैं, इनको आगे कर देते हैं कि जनाब इन पे टैक्स लगने लगा है। असल में उन लोगों पे टैक्स लगना चाहिए जिनकी एक एक दिन की सेल जो है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन करोड़ों रुपए में जाती है अपना। और हम तो शायद उतने पैसों का जिंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकते जितनी उनकी एक दिन की एक ब्रांच की। रज़ी साहब ये बताएं कि ये जो इन्होंने डेफिनेशन दी है रिटेलर्स की, और इसमें ये लिबर्टी मार्केट, फोर्ट्रेस, DHA की जो मार्केट्स हैं, शादमान मार्केट, ये भी शामिल होंगी? मेरी राय में ये शामिल होनी चाहिए,
लेकिन ये करेंगे अक्रॉस द बोर्ड ना, गली के अंदर जो जिसकी बेचारे की रोजाना की 2,500 रुपया सेल है उसके ऊपर भी टैक्स 100 रुपया ही महीने का लगाएंगे, जो कि ये लिबर्टी के अंदर लगाएंगे। इसीलिए अगर आप चालाकी देखें, उन्होंने नाम क्या दिया है, ट्रेडर दोस्त रजिस्ट्रेशन स्कीम। यानी हमने आपको रजिस्टर करना है जी, टैक्स नहीं ले रहे हम, तो आपको रजिस्टर करने आ रहे हैं। टैक्स लेने की बात नहीं की उन्होंने अभी तक, फंदा लगाया है, सिर्फ फंदा लगाया है अभी सिर्फ उनको रजिस्टर करना है कि जी आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाएं कि अगर हमें मुस्तकबिल में आपसे टैक्स लेना पड़े तो आप दे देंगे। मतलब रियासत को इतना डर के तो एक्ट नहीं करना चाहिए ना। 18% ऑफ द जीडीपी ट्रेडर हमारा करता है, और अगर वो टैक्स नेट में 1% पे ही आ जाए, 0.5% पे ही आ जाए, लेकिन आ तो जाए ना यार। तो माजी में भी रजी भाई कोशिश की गई थी लिबर्टी में, आपको याद है, तो वो बंद हो गई थी और ताजरों ने एक ज़बान इकट्ठे हो गए थे। तो क्या मुस्लिम लीग नून का ताजरों से जो इश्क है वो सर चढ़ के तो बोलता है, अब ये इश्क पाकिस्तान के लिए जो एक हमें, आप जैसे आप बता रहे हैं, मैं आप सुबह से शाम तक काम करते हैं और हमें जो पैसे मिलते हैं वो पहले ही कट गए होते हैं। हम जैसे कमज़ोर लोगों ने, वैसे तो हम दोनों ही कह सकते हैं कि साढ़े ते भी शाके गए कैसे मुल्क संभाले हैं। तो ये लोग हैं जो असल पाकिस्तान के बेनिफिशरी हैं, इनको हाथ क्यों नहीं डाला जा सकता? ये देखिए, इस वक्त इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा सरमाया हमा वक्त जिन लोगों के पास मौजूद है वो ये ताजर होते हैं। अगर ये दरामदी चीज बेचते हैं तो उसके अंदर भी 3 माह के सर्कल के अंदर इनका पैसा घूम रहा होता है। ये कोई चाइना से चीज बुक करवाई, वो यहाँ पे पहुंची, हाल रोड पे आ गई या हफीज सेंटर में आ गई और बिक गई, ये सारा इनका प्रोसेस 3 माह का होता है, तकरीबन 88 या 89 डेज का होता है। तो 3 माह के अंदर उनका पैसा घूम के मुनाफे समेत उनकी जेब में आ जाता है और फिर वो अगले सर्कल में डाल देते हैं। इनके मुकाबले में किसान देखें तो उसका एक सर्कल 6 माह में मुकम्मल होता है। मैन्युफैक्चरर देखें, उसका एक सर्कल भी 6 माह में मुकम्मल होता है पैसे को घुमाने का, और फिर उसको 6 माह के बाद पता चलता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ है। इसलिए जिसके पास पैसा है वो लॉबिंग पे खर्च कर सकता है, वो अफसरों को खुश करने पे खर्च कर सकता है, और ये लोग करते हैं। और अगर आप, मेरा मतलब इनके एक्सपेंसेस देखें, इनके बच्चों की शादियां देखें, अब तो माशाल्लाह लाहौर के कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो बैंकॉक में जाके बच्चों की शादियां करते हैं या जजायर बाली में जाके शादियां करते हैं। तो मतलब पूरी बारात ही उत्थे ले जाते हैं। आपको भी कभी बुलाया कोई ऐसी जरा ट्रिप शिप में, कोई किसी शादी में? नहीं, मेरा पासपोर्ट ही नहीं लभदा उस वक्त। आपका पासपोर्ट तो FIA ने रख लिया था, दे दिया वापस? नहीं, अभी तक वापस नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आपका नाम गैर एलानिया ECL में है? मेरा नाम गैर एलानिया ECL में है। पिछले दिनों मैंने कहा भी था, मैंने कहा रेजीम चेंज हो गई है यार, अब तो जाने अब तो खैर आपके दोस्त हैं तो अब तो मिल जाना चाहिए। आप अंदाजा करें, दोस्तों के आने के बाद वो पासपोर्ट और कुछ 2 मील आगे चला गया उन्होंने। रजी साहब, वैसे ईमानदारी की बात है, इस पे आप मुझे नाराज हो या कुछ हो, आप तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का धड़ा कुटते थे जब लोग इधर उधर भाग गए थे, फिर उसकी सजा भी भुगती है आपने। तो अगर अब भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो मेरा ख्याल है कि मेरे नाल ही बह जाओ आके तुसी। मैं तो बिल्कुल सोच रहा हूं कि मैं तुहाडे नाल आके तो सजे खब्बे बह जावां। आप अंदाजा फरमाइए कि मेरा मतलब है कि इस वक्त तो मुझे सजा ज्यादा मिलनी चाहिए ना आपके बकौल। तो वो अभी तक नहीं है जी। लेकिन बहरहाल, कमिंग बैक टू ट्रेडर, ये हर दफा ना PMLN की ये सॉफ्ट बैली रही है, और पहली दफा उनकी हुकूमत के अंदर ट्रेडर को किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी नेट में लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये अश्कशोई के अलावा कुछ नहीं है। यानी सिर्फ 6 शहरों में, और वो भी सिलेक्टिव किस्म के लोग। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी सर हो रहा है, सिंध में, पंजाब, KPK में और बलूचिस्तान में भी ये अप्लाई हो रहा है? अभी तक तो इसके बारे में कोई इतला नहीं। अभी तक तो सिर्फ पंजाब के 6 शहरों के अंदर इसके इम्प्लीमेंट होने की बात हो रही है। हाँ, और आप देखिए इस दौर के अंदर एक रेडी वाला भी जो है, जो कि जिसकी कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, वो भी शाम को
3 से 5 हजार रुपया जो है वो उसकी सेविंग होती है जो वो लेके जाता है। तो ऐसी सूरत में 100 रुपए महीना का टैक्स लगाना जो है वो मजाक तो नहीं तो और क्या है। अच्छा रज़ी साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान मुआहदे की तरफ जा रहा है। हमारे वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है कि हम IMF से जो है मामलात फिर शुरू करने लगे हैं नेक्स्ट उसके लिए। ये तो 1.1 बिलियन जो है ये ज़ाहिर है मेक शिफ्ट वो था। तो क्या आपको लग रहा है कि जो इतलात है, मैं तो वैसे देसी सा बंदा हूँ, कि 60 रुपये पेट्रोल पे भी हो जाएंगे, 155% गैस के ऊपर बढ़ रहा है, बिजली के ऊपर 5 रुपये बढ़ गए हैं, मज़ीद बढ़ रहे हैं, तो क्या IMF ये कहेगा कि कितने लोग ज़िंदा रहना चाहिए पाकिस्तान में ताकि इकॉनमी बेहतर हो, और किन किन लोगों को मर जाना चाहिए, और कौन से तबके को मुकम्मल तौर पे कुचल देना चाहिए इन इक़दामात से, वो वैसे ही मर जाएंगे? तो क्या IMF कोई कफन वफन के लिए भी कोई हमें वो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा? देखिए, वो फिरोजपुर रोड पे एक जदीद कब्रिस्तान तो बनाया था पिछली हुकूमत के अंदर, पता नहीं आपका वहां से गुजर हुआ कि नहीं। तो अंदर से के बाहर से? नहीं, बाहर से, सड़क से वो बोर्ड लगा हुआ है, खुदाना खास्ता भाई कैसी बातें करते हैं। तो कोरोना के दिनों में काफी ज्यादा वहां पे रौनक रही, क्योंकि उन दिनों में वो खुद ही करते थे। तो देखिए, IMF के पास जाना पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने दोस्त हैं उन्होंने कह दिया है कि हम आपको तभी कुछ ना कुछ देने की, आपके साथ ट्रेड की बात कर सकते हैं अगर आपके ऊपर IMF का ठप्पा लगाओ। तो IMF को भी इस अमर का पता है। IMF के बोर्ड के ऊपर अमेरिका और अमेरिका के जो ज़ेरे असर ममालिक हैं उनकी जो नुमाइंदगी है, अगर सिर्फ अमेरिका बहादुर जो है वो इशारा कर दे तो वो पैकेज अप्रूव हो जाता है, और पिछला पैकेज भी उन्हीं की ही नजर इनायत और नजर करम के बायस अप्रूव हुआ था। तो अब जो है ये हमें 3 साल के लिए जाना है। इन 3 साल के अंदर महंगाई के अंदर कोई खातरखा कमी नहीं आनी। अगरचे जो है, अगर मतलब कि ये हुकूमत आने के बाद के टिकर जाने के और ये हुकूमत आने के बाद महंगाई कागजात के अंदर 29% से गिर के 21% पे आ गई है। लेकिन अगले 3 माह के अंदर यानी जून तक महंगाई के अंदर सिर्फ 3% कमी होने की पेशगोई की जा रही है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हम IMF के साथ बैठेंगे, जितने भी टर्म्स कंडीशन है तकरीबन हमने डिस्कस कर ली हुई हैं उनके साथ। तो ये पैकेज हो जाएगा 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए तो महंगाई कम होने, एक सफेद पोश आदमी की आमदन में इजाफा होने, या आपको और मुझे कुछ रिलीफ मिलने के मामले में आप भूल जाएं। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ज़रा थोड़ा सा हटके करना चाह रहा हूँ। अमरीकी सदर का ख़त आ गया, अल्लाह का शुक्र है, हमारी सांस में सांस आई, हमारा कद बढ़ गया, हमारे इज़्ज़त में बेतहाशा इजाफ़ा हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने ख़त से पहले कह दिया कि जी ईरान से ख़बरदार है जो तुमने मामला ये मुआहदा किया। तीसरी तरफ हमारे चीनी भाइयों के ऊपर जो हमला हुआ और उसके बाद इतलात ये बदकिस्मती से कि कुछ चीज़ों पे फ़िलहाल काम रुक गया। ये सारी चीज़ें कोई नेक्सस मिलता है या मैं गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ कोई, या मैं ऐसे ही कोई थोड़ा एग्जेजरेट कर रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ कुव्वतें जो हैं वो अपने गंदे कपड़े पाकिस्तान में धो रही हैं, और उसके लिए वो हर हरबा आजमा रही हैं। उसमें तखरीबकारी और दहशतगर्दी का हरबा भी शामिल है, और इसके अंदर तमाम फरीकैन शरीक हैं। सिर्फ शरीक नहीं है तो मैं और आप शरीक नहीं हैं, और फैसला हमारी किस्मत का हो रहा है। या ढींगा मुश्ती जो है वो आपके और मेरे मफादात के बारे में हो रही है, और हमारी ही इसके अंदर से नहीं है। अमेरिकन का ख्याल है कि वो अपना एक इन्फ्लुएंस जो है, जो उन्होंने अफगानिस्तान से जाते हुए ख़त्म कर दिया था या ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था, वो पाकिस्तान में बहाल करें और पाकिस्तान को चीन के नज़दीक न जाने दें। और चीन का ख्याल है कि मेरियां तो रकमा लगी हुई ने इनियां सारियां, तो मैं कि मैं जान देवां। तो वो तो यूं इन दोनों ममालिक की बज़ाहिर एक खींचातानी नजर आती है हमें पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान उस नाजुक दौर पे खड़ा हुआ है या उस नाजुक मरले पे कि उसे अपनी जो क्रेडिबिलिटी है या डिफॉल्ट बचाने के लिए IMF का ठप्पा चाहिए, और IMF जो है वो फिर ज़ाहिर है हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, वो ज़रा भी रायत देने को तैयार नहीं होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि
अमेरिका बहादुर हमसे खुश होगा तो IMF भी खुश हो जाएगा, और हमें अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए जो है वो पाबजोला चलना पड़ेगा और नच के यार मनाना पड़ेगा, यार मनाना पड़ेगा नच के। हाँ, नच के यार मनाना पड़ेगा। वैसे रजी साहब, अगर कोई एक लड़की बैक वक्त 2 ताकतवर चौधरियों से फ्लर्ट कर रही हो तो क्या होता है सर, फिर क्या किया जा सकता है? अंजाम उसका बुरा ही होता है वैसे। फिर उसकी खबर जो है वो आखिरी पेज पे न्यूज एडिटर इसार राना छाप रहा होता है। बहुत शुक्रिया रिजवान रजी, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, लेकिन हंसते हंसते ये जो दुख है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो एटमी क़ुव्वत भी है, हम एक अजीम फ़ौज भी रखते हैं, मादनी वसाइल हमारे पास हैं, दरिया हमारे पास हैं, बारिशें हम पे मेहरबान रही हैं, मैदान हमारे पास हैं, क्या चीज़ है हमारे पास नहीं है? आखिर क्यों हम इस जगह पहुंच चुके हैं कि अमेरिका चाहेगा तो हम सांस लेंगे, अमेरिका चाहेगा तो हमें ज़िंदगी का जवाज़ मिलेगा, अमेरिका चाहेगा तो IMF हमारे कशकोल में भीख डालेगी, अमेरिका चाहेगा तो हमारे बरादर मुल्क, इस्लामी बरादर मुल्क जो हैं वो हमें इमदाद देंगे। अमेरिका और क्या क्या चाहेगा? और अगर इसके चाहने के अगर कोई खड़ा होगा सामने तो कब तक हम उसको इबरत का निशान बनाते रहेंगे? अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।